एक कहावत बड़ा मशहूर है, फटे तो फटे पर नवा भी ना घटे। ऐसा हाल आज कुछ पाकिस्तान का हो रहा है, जिसके वाटर सप्लाई ऑलमोस्ट रुक चुके हैं। पाकिस्तानी शेयर मार्केट हर दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। इंडिया ने बाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। पाकिस्तानी जो कि वीजा लेकर ट्रीटमेंट के नाम पर इंडिया आया करते थे, अब वो भी रुक चुका है, जिसके बाद मेलोडी ड्रामा स्टार्ट हो चुका है खातूनों का। पर इसके बाद भी पाकिस्तानी उल्टा इंडियंस को धमकियां दे रहे हैं। क्या कसूर है, मुझे किस बात की सजा दी जा रही है, मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ तो जीत किसकी होगी और कैसे ये वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो भले डायरेक्ट आर्मी टू आर्मी वॉर ना हो, पर इस वॉर से जो नुकसान होगा उसे रिकवर करने के लिए पाकिस्तान को सदियां बीत जाएंगी, जिसे इंडिया जब चाहे स्टार्ट कर सकता है और जब चाहे पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है बिना एक सिंगल गोली चलाए। तो क्या है ये सीक्रेट वेपन, समझते हैं इस एपिसोड से। सालों ने 25 मेडल लगा रखे हैं, उनसे जाके पूछ सालों 3 तुमने लड़ाइयां लड़ियां, तीनों हारे हो, मेडल कंजरों लुटो खेल खेल के दूसरे। राम राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड। कल इंडिया ने बिना वार्निंग दिए डैम के गेट खोल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान का एक इलाका पानियों से बर्बाद हो गया। पाकिस्तानी भी शौक में थे कि यार अभी तो इंडिया ने पानी बंद किया था, ये अचानक से बाढ़ कहां से आ गया। पाकिस्तानी मीडिया जो कि एक दिन पहले इंडिया को धमकी दे रहा था पानी रोकने के लिए, अब वो रोना स्टार्ट कर चुके हैं कि यार इंडिया ने पानी क्यों छोड़ दिया। भारत ने दरियाए झेलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तोयबा, जिसने पहलगाम अटैक का जिम्मा लिया था, भारत के इस वॉर मोड को देखकर उसने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। अब कह रहा है कि हमने कोई अटैक नहीं किया था पहलगाम पे, क्योंकि इन्हें ये डर सता रहा है कि इंडिया का अननोन गनमैन जो कि कुछ सालों से पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को हुरों के पास पहुंचा रहा है, कहीं अगला नंबर वो इनका नाम लगा दे। पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन की धमकियां दे रहे थे, अब वो कॉम्प्रो पे उतर आए हैं, कह रहे हैं कि हम भारत के साथ मिलकर इसकी छानबीन करेंगे कि पहलगाम के ऊपर अटैक हुआ कैसा। ये वही पाकिस्तान है जो कभी इंडिया के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल शेयर किए जाने के बाद भी उनके ऊपर कोई खास एक्शन लेता नहीं था। आज वो भारत के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन की बातें कर रहा है। वहीं आप बॉर्डर के इस पार भी देखिए, वो कश्मीर जहां कभी इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, आज वहां पर पाकिस्तान की निंदाई करी जा रही है। दिखावटी सही बट करी तो जा रही है। देश के कोने कोने में अब मेलोडी ड्रामा भी स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि ओडिशा में लोगों ने पाकिस्तानी फ्लैग को रोड पे क्या बिछा दिया। पीसफुल बॉयज को यहाँ पर बुरा लगने लग गया, उन्हें ठेस पहुंचने लगी। यार हिंदूज बिना कितने सहिष्णु होते हैं। नहीं, क्या हो गया पाकिस्तान का लश्कर-ए-तोयबा कि एक प्रॉक्सी ग्रुप टीआरएफ ने पहलगाम के ऊपर अटैक करके 26 लोगों की जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। 2019 में पुलवामा के ऊपर हमला हुआ जिसमें 40 सोल्जर्स मारे गए। 2016 में एलओसी के ऊपर हमला हुआ जिसमें और सोल्जर्स मारे गए थे। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हिंदू यहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग को यहाँ पर जलाने लगेंगे या उसके ऊपर पैर रखेंगे। सोचो जरा कि यहाँ पर अब्दुल को कितनी ठेस पहुंचेगी। कर्नाटक में खातूनों को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, उनसे देख नहीं जा रही कि कोई पाकिस्तान फ्लैग के ऊपर अपना पैर रखे। उन्हें लगता है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ उससे देश का माहौल खराब नहीं होगा, पर अगर कोई पाकिस्तान फ्लैग के ऊपर अपना पैर रखता है तो उससे देश का माहौल खराब होगा। जयपुर ही देख लो, जयपुर में तो पीसफुल बॉयज यहाँ पर पाकिस्तान के लिए कितने पॉजिटिव हैं, वो तो पाकिस्तान की बुराई भी नहीं सुन पा रहे और तुम लोगों की इनकी नेशनलिटी के ऊपर शक करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब तो देखो ओवैसी जी द थकेले लाल भी पाकिस्तान के ऊपर दहाड़ चुके। फिलहाल भुट्टो ने कहा है कि पानी अगर बंद करेंगे तो खून की नदियां बहेगी। छोड़िए ना, बचपने की बातें नहीं करना। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने भी मोदी जी को अपना पूरा सपोर्ट दिया है, पर हमारे देश के कर्नाटक के सीएम ये तो कुछ अलग ही मूड में चल रहे हैं। ये तो उल्टा पाकिस्तान के फेवर में बात कर रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया का हीरो भी बन चुके हैं। भारत के अंदर से भी जंग के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश के अनबाइज्ड निष्ठावान पत्तलकार, जिनको यहाँ पर पाकिस्तान के पानी रुक जाने के कारण काफी ज्यादा कष्ट भी हो रहा है। A dream has died. Well, almost died. Let me be very honest with you today. I have always been, or ever since I can remember, a strong votary of the idea of Aman ki Asha, or the hope of peace. Today, with great sadness, I must confess to feeling tired and almost defeated. सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। और मुझे भी यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता हो रही है कि अगर दोबारा यहाँ पर पानी रुक गया तो हानिया, इकरा और सना यहाँ पर पानी कैसे पिएंगी। आप में से भी बहुत से लोगों को हानिया की चिंता यहाँ पर अंदर से सता रही होगी, कईयों को यहाँ पर बुरा भी लग रहा होगा क्योंकि उनकी क्रश फातिमा का यहाँ पर मूड ऑफ होगा पाकिस्तान के लिए। बट कोई ना, अब हम आते हैं सीरियस टॉपिक के ऊपर। कैसे ये वॉर लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को इफेक्ट करेगा और क्यों इंडिया को आर्मी टू आर्मी जंग करना चाहिए पाकिस्तान से, जस्ट लाइक आज जैसे इजराइल कर रहा है, जस्ट लाइक जैसे आज रशिया कर रहा है अपने टेरिटरी के लिए। इस वॉर के बाद पाकिस्तान का शायद वो पोजीशन भी ना रहा है कि वो इंडिया के साथ डायरेक्ट बैटल ग्राउंड पे उतर है, जिसे शायद आज इंडिया स्ट्रेटेजिकली प्ले भी कर रहा है। और इस वॉर का नाम है वाटर वॉर, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के वाटर सप्लाई को कभी भी चोक कर सकता है। पर इसमें भी इंडिया के लिए एक डिसएडवांटेजेस है। इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले 6 रिवर, जिसमें प्रोमिनेंट यहाँ पर इंदस रिवर, जिसे सिंधु रिवर भी कहा जाता है, जिसे आज इंडिया मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर से उन वाटर्स को स्टोर नहीं कर सकता। और अगर इंडिया ऐसा करना भी चाहे तो इंडिया में बाढ़ आ जाएंगे। बट इंडिया का यही वीकनेस ही इंडिया के लिए एक स्ट्रेंथ है। भले इंडिया इन वाटर्स को लंबे समय तक स्टोर ना कर सकता हो, पर इंडिया अगर शॉर्ट पीरियड के लिए भी डैम गेट को बंद रखता है और दोबारा डैम गेट के खोलने के ऊपर जो डिस्ट्रक्शन होगा उससे पाकिस्तान सालों सालों तक बाहर नहीं आ पाएगा, उसे रिकवर नहीं कर पाएगा।
जिसका एक झलक कल इंडिया ने बराबर दिखाया। डैम गेट के खुलते ही पाकिस्तान के गांव पानियों में डूब गए, उनकी गाड़ियां बह गई, वो इलाके जो कि डैम के नजदीक थे वो तो पूरे पानी में बह गए। और आपने भी हमारे देश में सुना होगा कि कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया के पास तो इन वाटर्स को स्टोर करने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 साल लग जाएंगे। नो डाउट ये बात सच है, बट ये बात भी सच है कि पाकिस्तान के पास भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो इंडिया से आने वाले अचानक पानी को रोक सके। आज भी अगर इंडिया इन वाटर्स को स्टोर करना चाहे या इसे बारी बारी छोड़े भी, इसमें इंडिया को थोड़ा सा नुकसान तो होगा, पर जो मेजर नुकसान होगा वो होगा पाकिस्तान को, जिसमें इंडिया बिना कुछ किए भी पाकिस्तान को सालों सालों तक बर्बाद रख सकता है। अचानक से आया बाढ़ इनके घर को उजाड़ेंगी, साथ में इनके फसलों को बर्बाद करेंगे, इनकी इलेक्ट्रिसिटी जो कि इस वाटर पे डिपेंडेंट है वो भी तहस नहस हो जाएगा। ऐसे मौके पे पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज काम नहीं कर पाएंगी, जिससे वहाँ की गवर्नमेंट कभी सेटल भी नहीं कर पाएगी। इसलिए तो आज पाकिस्तानी लीडर्स की लगी पड़ी है, जैसे कि भुट्टो इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस भुट्टो को वैसे तो नाचने से फुर्सत नहीं, पर ये मोदी को इंडिया को धमकी दे रहा है कि अगर सिंधु रिवर रुका तो खून की नदियां बहा देगा। हाफिज सईद जो कि इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए मंसूबे पाला बैठा है, पाकिस्तानी पीएम और पाकिस्तानी मिनिस्टर्स इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि अगर सिंधु रिवर रुका तो जंग हो जाएगी। ये लोग इतना तिलमिलाए इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो मेजरली इस रिवर पर डिपेंडेड है। पाकिस्तान की लाइफलाइन ये रिवर है, इसके बिना पाकिस्तान बिना जंग के ही बर्बाद है। हिस्टोरिकली कभी इंदस रिवर गुजरात के रन ऑफ कॉस्ट से बहती थी अराउंड 4000 BC टू 2500 BC, पर 1819 में आया एक मैसिव अर्थक्वेक से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और इस अर्थक्वेक से उठी सुनामी से 1500 लोगों की जान गई, साथ में रन ऑफ कॉच की जमीन भी ऊपर उठ गई। इन्हीं टेक्टोनिकल मूवमेंट्स, अर्थक्वेक और क्लाइमेट चेंज की वजह से इंदस रिवर ने अपने पाथ को कई बार चेंज किया है और आज ये पाकिस्तान से बहता है, जिसके पाथ आज शायद इंडियन गवर्नमेंट दोबारा बदलने में लगी है इस ट्रीटी को दोबारा से खत्म करके, और पाकिस्तान को क्लियर मैसेज देके कि अब इंडिया उसके वाटर सप्लाई को कभी भी चोक कर सकता है। वो वाटर ट्रीटी जिसे नेहरू जी ने पाकिस्तान जाकर 1960 में साइन किया था, जिसमें 70% वाटर पाकिस्तान को मिले और इंडियन ओरिजिन होने के बाद भी सिर्फ 30% वाटर यहाँ पर इंडिया को मिले थे, जिसे अब इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से बदलने में लगी है, जो शायद अब एक दिन में ना हो, एक साल में ना हो, पर अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजंस पे कंसिस्टेंट रहता है तो आने वाले 10 सालों में इंडियन गवर्नमेंट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगी जो इन वाटर्स को स्टोर कर पाए, जिसके बाद पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसेगा। और नो डाउट आज इंडियन गवर्नमेंट इन टेररिस्ट अटैक को सीरियसली लेता है और इन्हें रोकने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। 10 सालों में कश्मीर में जो चेंजेस हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, चाहे वो एब्रोगेशन ऑफ 370 हो या फिर कश्मीर के टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना हो, जिन्हें देखकर लगता है कि मोदी गवर्नमेंट इस अटैक को भी सीरियसली लेगी और इसके ऊपर काम करेगी। लेट्स सी देखो कि इसके ऊपर क्या होता है। पर हमारे देश के पत्तलकार जैसे द थकेले लाल, द रवीश कुमार, जिन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान के यहाँ पर पानी क्यों रुक गई। तो क्या आप 6 नदियों का पानी रोक सकते हैं? यह तय कौन करेगा, प्रकृति या मोदी के मंत्री? ऐसा लगता है कि बीजेपी को पानी एक नया हथियार मिल गया है। पानी नहीं देंगे, प्यासा मार देंगे, इस टाइप की बातों से लोगों में जोश आ जाएगा, उसे ऐसा लगता होगा। 26 लोग मारे गए सिर्फ हिंदू आइडेंटिटी होने के लिए, उसका कुछ नहीं। पाकिस्तान की पानी क्यों बंद हो गई उसकी चिंता काफी सता रही है। ऐसे जर्नलिज्म के नाम पर पाकिस्तान को उल्टा हेल्प करते हैं हमारे देश के महाज्ञानी ध्रुव राठी जी। ये आतंकवादियों का जो एजेंडा है देश को तोड़ने का, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, देश को सिविल वॉर की कगार पर ले जाने का, यही एजेंडा बीजेपी के लोग भी फॉलो करते हैं। जिन्हें लगता है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ वो कोई आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं था, जिन्होंने सिर्फ मजहब देखकर गोली मारी, आइडेंटिटी देखकर गोली मारी, वो कोई मजहब से बिलोंग नहीं करते थे। इनके लॉजिक के हिसाब से इसमें भी हिंदू मुस्लिम यहाँ पर बीजेपी कर रहे हैं और हमारे देश के पीसफुल यहाँ पर बिल्कुल नहीं डिफेंड कर रहे वो पाकिस्तान को। तो आइए देखते हैं जर्मन क्लासेस की अमन की आशा को। फर्स्ट पॉइंट, हमारे देश के कई सारे पीसफुल इस बात को कंडेम करने के लिए रेडी नहीं है कि इस अटैक को स्पॉन्सर किया था पाकिस्तान ने। सेकंड पॉइंट, जिस टूरिस्ट के यहाँ पर हस्बैंड मारे गए वो खुद बता रहे कि हिंदू आइडेंटिटी होने की वजह से उसके हस्बैंड मारे गए, और वो खुद रिवील करती है कि कैसे वहाँ का एक लोकल पर्सन उनको बार बार उनकी आइडेंटिटी को पूछ रहा था। यही हमसे बार बार कुरान की बात कर रहा था, यही मेरे से ये बोला था कि आप अमरनाथ कभी आइए, हम आपको बिना उसके रजिस्ट्रेशन के ले जाएंगे। मुझे बिना रजिस्ट्रेशन के मैं क्यों जाऊंगी अमरनाथ? और यही मेरे से ये बोला था कि आप कितने लोग हैं आपके साथ, हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? तो मैंने झूठ बोला था कि मेरे साथ जितने भी लोग आए वो मुस्लिम आए। थर्ड पॉइंट, जो टेररिस्ट यहाँ पर इस अटैक में इन्वॉल्व था वो बिलोंग करता था कश्मीर से। उसकी बहन खुद बता रही है कि कैसे 2 साल पहले उसका भाई यहाँ पर मुजाहिदीन बन गया था, पर हमारे ध्रुव राठी जी मानने को तैयार नहीं कि हमारे देश के पीसफुल यहाँ पर पाकिस्तान को स्पॉन्सर करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। मतलब हाथ में तो वो तो मतलब उसकी प्रोफाइल थोड़ी छोटी सी आती है, उतनी बड़ी नहीं है। मैंने बस थोड़ी देखी, कल शाम को देखी मैंने, तो मैं मतलब शॉकिंग में आ गई। मैंने बोला कि उसने आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया। 3 साल पहले गायब हुआ है ना जी। फोर्थ पॉइंट, पहलगाम के अटैक के बाद कुछ ऐसे पर्सन पकड़ाए गए जो कि इस पहलगाम अटैक के बाद उसका मजाक बना रहे थे। सोचो जरा वो कहां से होंगे? इंडिया से थे, झारखंड से थे। फिफ्थ पॉइंट, पाकिस्तान के इस अटैक के बाद गौतम गंभीर इस बात की निंदा करते हैं, इस अटैक का निंदा करते हैं। सोचो जरा उन्हें मारने के लिए धमकी कौन दे रहा होगा? पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी। अगर आपने पाकिस्तानी या बांग्लादेशी सोचा है तो आपका जवाब बहुत ज्यादा गलत है।
हमारे इंडिया का एक गुजरात का पीसफुल बॉय धमकी दे रहा था उन्हें। और मैं ऑनेस्टली कहूँ तो हमारे देश में इस मौके पे भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा प्रेम उगड़ रहा है। इन्हीं के लिए ब्रिगेडियर प्रताप ने इस लाइन को कहा था, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। इसलिए आज इंडिया को पाकिस्तान से डायरेक्ट टू डायरेक्ट वॉर करना चाहिए, ताकि भारत में बैठे जो उनके शुभचिंतक है, पाकिस्तान के जो शुभचिंतक है, उनकी रियलिटी यहाँ पर लोग के सामने आए। और अब तो पाकिस्तान ने भी एलओसी को मानने से मना कर दिया और 4 दिन से वो लगातार सीज फायर करे जा रहा है। तो इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो पीओके के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ और जमीनों के ऊपर भी अपना हाथ साफ करे। जब पाकिस्तान यहाँ पर एलओसी को मानने से मना कर दिया तो इंडिया यहाँ पर एलओसी को क्यों ही माने। और पाकिस्तान भी जानता है कि आज नहीं तो कल इंडिया उसके ऊपर हमला जरूर करेगा, इसलिए तो वो डर के मारे चाइना से PV-15 जैसे मिसाइल खरीद रहे हैं। पर क्या फायदा, चाइना टेक्नोलॉजी यहाँ पर पाकिस्तान के एयरबेस पे ही फट जा रहे हैं। इसी के काउंटर में इजराइल और यूएस ने इंडिया को अपने फाइटर प्लेन्स दिए हैं। तो इजराइल तो यहाँ पर पूरे मूड में पाकिस्तान को वैनिश करने में, और वहीं पे ट्रम्प का कुछ ऐसा ओपिनियन है, I need water. Help me. I need water. Help. इंडियन आर्मी भी अभी ढूंढ कर पाकिस्तान सिंपैथाइजर के घर को उड़ा रही है। अगर ये वॉर हुआ तो इंडिया के पास एक अच्छा मौका है पाकिस्तान की जमीन के ऊपर अपने हाथ साफ करने के लिए, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान आज की तरह बेबस ना रहे। हमारी हिस्ट्री भी हमें यही सिखाती है कि जब दुश्मन कमजोर है तभी उसका निपटारा कर देना चाहिए, वरना वो पावरफुल होने के बाद वो आपको नहीं छोड़ता। आप सिर्फ एक बार हार जाने पर वो आपका सब कुछ ले जाता है। चाइना पे आज टैरिफ लगने की वजह से वो आज वीक है, वो डायरेक्ट यहाँ पर पाकिस्तान को हेल्प नहीं कर सकता या उसके वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। चाइना यहाँ पर इंडिया को भी धमकी नहीं दे सकता कि वो इंडिया का ब्रह्मपुत्र रिवर वाटर्स रोक देगा, उसे अचानक छोड़कर ईस्ट इंडिया में बाढ़ ला देगा। फिर भी अगर चाइना ऐसा करना चाहे तो इसमें सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का होगा तो वो होगा बांग्लादेश का, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेशी होकर वे ऑफ बंगाल में मिलता है। बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का डायरेक्ट अलायंस है, वो भी यहाँ पर पाकिस्तान को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकता, वो अभी इंडिया के कर्ज तले दबा हुआ है। तो ये इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो पीओके को दोबारा इंडिया का इंटीग्रेटेड पार्ट बनाए और पाकिस्तान के कुछ जमीन के ऊपर भी अपना हाथ साफ कर ले। शायद इंडिया के लिए इतना ज्यादा इजी ना हो, पर मुश्किल भी नहीं है, जबकि यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज जैसे कतर, सऊदी अरब भी आज इंडिया के सपोर्ट में। Delhi, Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani gals Indian Prime Minister Narendra Modi and condemns the Jammu Kashmir terror attack. Qatar's Emir expressed full support in India's fight against terrorism and all its actions to bring the perpetrators to justice. इंडिया इंटरनेशनली स्ट्रांग है तो वहीं पे पाकिस्तान इंटरनली वीक है। उस पाकिस्तान में बलोच, पठान, पश्तून यहाँ पर उस पाकिस्तान से अलग होने की मांगे कर रहे हैं। बलोचों की रिवेलियन ग्रुप यहाँ पर टाइम टू टाइम पाकिस्तान की आर्मी से लड़ती आ रही है अपनी आजादी के लिए। तो अगर ये वॉर होता है तो इन ग्रुप्स को यहाँ पर सपोर्ट किसे मिलेगा? इंडिया को। इसलिए आज इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, साथ में इन रेवेलियन ग्रुप्स को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर आज इंडिया ऐसा नहीं करता तो कल यही चीज पाकिस्तान इंडिया के साथ करेगा, कश्मीर में टेंशन को क्रिएट कराकर, खालिस्तानी ग्रुप्स को फंड देकर या कश्मीर में टेंशन को क्रिएट कराकर, जो कि वो करता है हर 4-5 साल में, जैसे कि 2016 में पूरी अटैक, 2019 में पुलवामा हमला और अभी रिसेंटली 2025 में पहलगाम हमला। ऐसा ये चलते रहेगा अगर आज इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक्शन नहीं लेता है तो। और आप देखिए कि ये वॉर इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ गुजरात, पंजाब, राजस्थान भी अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, पर ये टेररिस्ट अटैक सिर्फ कश्मीर में ही क्यों होता है? ये तभी पॉसिबल है जब कोई इंटरनली उन्हें हेल्प कर रहा हो। तो ये वॉर होने से जो उनके सिंपैथाइजर इंडिया में बैठे हैं उन्हें भी एक सबक मिलेगी। और आप ये जानिए कि आज जो पाकिस्तान है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिलेर है, बहुत ज्यादा बहादुर है, करेजियस है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडिया के ऊपर पहला हमला इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि आज वो कमजोर है। अगर आज के दिन वो सडनली पावरफुल बन जाता है तो सबसे पहला हमला वो किसी के ऊपर करेगा तो वो होगा इंडिया, जो कि आज से पहले 3 बार उसने किया था। 3 वॉर्स में पहला हमला करने के बाद भी हार उसी को मिली थी। और आज इनके मिनिस्टर्स इंडिया को न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहे हैं। इन गधों को नहीं पता कि अरेबियन सी में आज इंडियन नेवी जाकर बैठी है, एक ऑर्डर आया और पाकिस्तान वैनिश हो जाएगा। आप ये भी जानिए कि आज ये एक नैरेटिव वॉर है, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया करे या फिर इंडिया में बैठा कोई पीसफुल बॉय करे। ये चीज इंडिया तभी रोक पाएगा जब वो इन फेक न्यूज स्प्रेड करने वालों को बैन करेगा, जैसे कि इनके यूट्यूब चैनल्स। इन्हें व्यूज इंडिया से चाहिए पर गाली भी इन्हें इंडिया को ही देना है। या फिर इंडिया ग्लोबली इनके आइडियोलॉजी को एक्सपोज करे, पाकिस्तान को एक्सपोज करे और पूरी दुनिया से ग्लोबली इंडिया को सपोर्ट मिले, पूरे लीडर्स का इंक्लूडिंग मुस्लिम वर्ल्ड। या फिर पाकिस्तान को इतना ज्यादा डरा देना कि वो कॉम्प्रो पे उतर आए, इंडिया में बैठे पाकिस्तानी लवर्स को एक्सपोज करना, या फिर वेस्टर्न मीडिया के हिंदू हेटरेट को एक्सपोज करना। ये लोग हिंदुत्व को आतंकवादी से जोड़ देते हैं, पर जो आतंकवादी है उसके आइडेंटिटी को ये छुपा देते हैं यूज करके गनमैन जैसे वर्ड्स। या फिर पाकिस्तानी मीडिया का हुर पगलू जैसे आइडियोलॉजी को एक्सपोज करना हो। आपको भी जन्नत में वैसे हुरों की तलब है या माशाल्लाह आपके पास जो 4 हैं वही काफी है आपके लिए? मैं ये कहूँ कि मुझे
मुझे भी हूरों का शौक है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी चाहत है क्यूटी। ऐसे नैरेटिव को न्यूट्रलाइज करना या फिर इन्हें कंट्रोल करना आज इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप जरा ये भी सोचिए कि हमारे देश में आए दिन एनआरसी और यूसीसी के लिए प्रोटेस्ट होते रहे, जबकि गवर्नमेंट ने साफ क्लियर कर दिया कि कोई भी इंडियन यहाँ पर बाहर नहीं जाने वाला इस बिल के इंप्लीमेंट होने के बाद। फिर भी इस बिल का अपोज क्यों होता रहा? तो ये था इसका रीजन। अहमदाबाद में सिर्फ 5 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स बसे हुए थे। ये सिर्फ बांग्लादेशियों का परसेंटेज है अहमदाबाद में। पाकिस्तानियों का अलग से नंबर जोड़ लो और पूरे देश भर में सोचो ये कितने फैले होंगे। इन लोगों को यहाँ पर सवाल उठाना चाहिए था पाकिस्तान पे, पर ये लोग सवाल किस पे उठा रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट पे। इन्हें लगता है कि पहलगाम में जो हो रहा है उसमें भी मोदी की गलती है, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अरे यार, वो सेंट्रल कंट्रोल में नहीं आता, कम से कम अपने फैक्ट्स को अपडेट तो क्या करो। उस स्टेट में इलेक्शन हुए 1.5 साल हो चुके हैं और वहां पर कंट्रोल है स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ पर जवाबदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये लोग ये भी नहीं मानेंगे कि इसमें इन्वॉल्वमेंट था पाकिस्तानी स्पाई का। इवन इसमें एक आतंकवादी की आइडेंटिटी रिलीज हुई जो कि बिलोंग करता था पाकिस्तान आर्मी से। तो ये था मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो, क्यों आज इंडिया को सबसे पहला कदम उठाना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताओ। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने मित्र मंडली में अवश्य शेयर कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।